आज का हमारा विषय राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित ही है। प्रीवियस वीडियो को मैं और आगे बढ़ाते हुए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमें किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी होती है, यानी उन मदों का निर्धारण करना होता है जो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जा सकती हैं। साथ के साथ ही उन मदों का निर्धारण भी हमें करना होता है जिनके हम राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि अनार्थिक क्रियाएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, पूंजीगत लाभ, अवैधानिक क्रियाओं से कमाया गया धन, हस्तांतरण भुगतान, ये कुछ ऐसी मदें हैं जिनको हम राष्ट्रीय आय की गणना करते समय राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं करते हैं। इसके साथ ही अब मैं आपको कुछ उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कोई किसान है, वो अपने उपभोग के लिए अपनी उपज का कुछ भाग अपने पास घर में रख लेता है, तो क्या उसका मूल्य राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होगा या नहीं होगा? तो यहाँ हमारा उत्तर ये होना चाहिए कि वो खाद्यान्न जो किसान अपने पास उपभोग के लिए रख लेता है, बाज़ार में नहीं ले जाता है, उसको भी हम राष्ट्रीय आय की गणना में उसके मूल्य को सम्मिलित करेंगे। क्योंकि किसान ने जब खेती की थी तो उसका उद्देश्य आर्थिक था। दूसरा लॉजिक यहाँ ये है कि अगर किसान अपनी उपज में से एक भाग अपने उपभोग के लिए नहीं रखता तो भी उसे बाज़ार से अपने उपभोग के लिए खाद्यान्न खरीदना होता। इसी प्रकार वे मकान जिनमें मकान मालिक स्वयं निवास करते हैं, उनका किराया राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होगा या नहीं होगा? तो यहाँ भी हमारा उत्तर हाँ में होगा, क्योंकि उन मकानों का किराया भी हम राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करेंगे, क्योंकि उसका मार्केट हमारे पास उपलब्ध है। यदि व्यक्ति अपने स्वयं के मकान में नहीं रहता है तो उसको वो किराए पे देता है। किंतु किचन गार्डन की सब्जियां, जैसा मैंने पहले बताया था आपको, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जाएंगी, क्योंकि उसका कोई मार्केट एग्जिस्टेंस नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने किचन गार्डन में जो सब्जियां लगाता है वो घरेलू किचन के लिए, उसे बेचने के लिए मार्केट में कदापि नहीं ले जाता है। इसी प्रकार जैसे पेंशन की राशि है जो सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलती है, प्रति माह मिलती है या प्रति वर्ष मिलती है, तो इसको हम एक प्रकार का हस्तांतरण भुगतान मानते हैं। साथ ही यहाँ एक चीज़ और लागू होती है कि पेंशन की राशि पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उस वर्ष विशेष में की गई आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप नहीं मिलती है, बल्कि पहले के वर्षों में की गई सेवाओं का परिणाम होती है। इसलिए पेंशन की राशि को हम राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सम्मिलित नहीं करते हैं। इसी प्रकार जैसे मध्यवर्ती वस्तुओं को हम सम्मिलित नहीं करते हैं। अब इसका ये सवाल हमारे सामने आता है कि भाई अगर हम मध्यवर्ती वस्तुओं को सम्मिलित करेंगे तो राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से बचने के लिए हम दो विधि काम में लेते हैं। एक तो
मूल्य योग विधि, जिसके अंतर्गत हम उत्पाद के प्रत्येक स्तर पर उसके मूल्य में होने वाली वृद्धि को ही सम्मिलित करते हैं। और यदि मूल्य योग विधि काम में नहीं ली जा रही है तो हम इसके स्थान पर ये भी कर सकते हैं कि अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को ही सम्मिलित करें, तो भी हम दोहरी गणना से बच सकते हैं।